फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या पंत। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस ऑफ क्लास 10। तो इसमें आप पार्ट 2 में स्टडी करना है हमने आज अपना रेस्पिरेशन सिस्टम। हमने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अपना पुरानी वीडियो में स्टडी कर लिया जिसमें हमने न्यूट्रिशन पढ़ा है फ्रेंड्स, मेनली न्यूट्रिशन। तो चलिए आज हम देखते हैं कि पार्ट 2 में हमने क्या स्टडी करना है। तो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में हमने जो स्टडी करना है वो है रेस्पिरेशन, कि हमारा रेस्पिरेशन क्या होता है और वो ह्यूमंस में और प्लांट्स में और कुछ अदर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं इस कंप्लीट प्रोसेस को डिटेल में। सो रेस्पिरेशन फ्रेंड्स, अब सभी को पता है, नॉर्मली अगर रेस्पिरेशन पूछूं तो सभी यही कहेंगे कि रेस्पिरेशन होता है कि हम इनहेल जैसे करते हैं अंदर ऑक्सीजन और CO2 बाहर छोड़ते हैं। तो क्या सिर्फ इस ब्रीदिंग प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं? नो फ्रेंड्स, सिर्फ ये ब्रीदिंग प्रोसेस को हम अपना रेस्पिरेशन नहीं कहते। हम रेस्पिरेशन कहते हैं उस प्रोसेस को जिसमें हमने फूड से एनर्जी कैसे निकालनी है, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। So, the process in which cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose is called respiration. So friends, respiration में क्या प्रोसेस होता है कि हमने एक ऑर्गेनिज्म के सेल में क्या ऑब्टेन करना होता है? एनर्जी को। कैसे? कंबाइनिंग द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। मतलब कि एक सेल में, मान लीजिए ये सेल है हमारी बॉडी में और यहाँ प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक तो हमारे सेल के अंदर क्या आता है? फूड, दैट इज़ ग्लूकोज, और दूसरी तरफ से क्या आती है? ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स, ये जब दोनों मिलेंगे इकट्ठे होके यहाँ पे, तो ये फूड बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, CO2 + H2O + एनर्जी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। मींस कि जो रेस्पिरेशन है फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन में एक होता है हमारे पास, दो अलग अलग तरीके से समझेंगे, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। तो एक्सटर्नल में हम क्या स्टडी करेंगे? अपना ब्रीदिंग वाला पार्ट, ब्रीदिंग, जिसमें हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो एक्सटर्नल वाले रेस्पिरेशन में हम ये स्टडी करें। इंटरनल में होता है फ्रेंड्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कि सेल के अंदर जाके किस तरीके से काम होता है, फूड कैसे बनता है, वो वाला। तो वो इंटरनल रेस्पिरेशन हुआ। तो इस दोनों कंसेप्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सिर्फ अकेले हम ब्रीदिंग को नहीं कहते हैं कि वो रेस्पिरेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फर्दर। और अब इसमें इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग, सिर्फ ब्रीदिंग नहीं इन्वॉल्व है, साथ में स्टेप्स देखते हैं कि क्या है। ब्रीदिंग है, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन को कहते हैं रेस्पिरेशन। सिर्फ अकेले अगर मैं ब्रीदिंग को कहूँ तो दैट इज़ नॉट ओनली रेस्पिरेशन। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं कि रेस्पिरेशन कितने तरह की होती है। तो फ्रेंड्स, जो रेस्पिरेशन है दैट इज़ एयरोबिक एंड एनारोबिक। एयरोबिक वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, तो प्रेजेंस चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। मेनली जो रेस्पिरेशन है दैट इज़ कि हमने एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करनी है। नाउ दूसरी तरफ है एनारोबिक। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो और या तो कम हो, वैसे उसको बोलते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स में हैं? जैसे एयरोबिक में तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसमें तो आ गए ह्यूमंस एंड एनिमल्स। बट दूसरी तरफ एग्जाम्पल है यीस्ट का, मसल सेल का, जिनमें क्या होता है, यीस्ट में तो बिल्कुल भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती है, वो अपना फूड विदाउट ऑक्सीजन प्रिपेयर कर लेते हैं। बट जो मसल सेल्स है हमारे बॉडी के, उनमें क्या होता है, उनमें जो ऑक्सीजन है वो कम जाती है, देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इनको अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम फर्दर अपनी स्लाइड्स में। नाउ डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज जो फूड है दैट इज़ ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिजम्स हमने एयरोबिक और एनारोबिक में पीछे वाली स्लाइड में देखे, उनको हम डिटेल में स्टडिंग करेंगे कि उनका जो फूड है, जो ग्लूकोज है,
वो ऑक्सीडाइज कैसे होता है एनर्जी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यीस्ट। अब ये यीस्ट है, कौन सा एग्जाम्पल, यीस्ट आता है एनारोबिक में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो एनारोबिक में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ग्लूकोज जो फूड होता है हमारा, वो पहुंच जाता है यीस्ट में, यीस्ट के सेल्स में। तो वो कैसे ब्रेक डाउन होता है, सबसे पहले साइटोप्लाज्मा के अंदर वो ब्रेक डाउन होगा। इन साइटोप्लाज्मा दिस ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट प्लस एनर्जी। तो दो अलग चीज़ों में वो कन्वर्ट हो गया, किसमें, पायरुवेट में और एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्मा के अंदर। अब ये पायरुवेट क्या है, जैसे पायरुवेट का फॉर्मूला अगर आपको याद करना हो तो वो होता है C3H4O3। तो ग्लूकोज किस में ब्रेक हो गया, पायरुवेट प्लस एनर्जी में। फर्दर अब यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब फर्दर इसका ब्रेकडाउन होगा तो वो कैसे होगा, वो होगा इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अब ये जो एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस हुई है दैट इज़ लेस, यहाँ पे कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ है ये, तो यहाँ पे एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम होती है। ये इथेनॉल क्या है, दैट इज़ C2H5OH। ये वही अल्कोहल की बेवरेजेस में जो पड़ता है वही इथेनॉल है जो आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो यीस्ट के केस में है, फूड का ब्रेकडाउन इस तरीके से होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्मा में पायरुवेट प्लस एनर्जी में ब्रेकडाउन होगा, फिर यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस तरीके से ब्रेकडाउन होगा, वो इथेनॉल की फॉर्म में प्लस CO2, और यहाँ पे लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि बताइए डिफरेंट वेज, बताइए कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में फूड का ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो सेकंड देखते हैं हम, सेकंड हमने देखना है अपना मसल सेल्स में। ये भी किस टाइप में आता है, ये आता है आपका एनारोबिक में, ये भी आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन पहुँचती है बट उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँचती। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है साइटोप्लाज्मा में वो सेम रहेगा सभी के लिए, पायरुवेट प्लस एनर्जी की फॉर्म में। पायरुवेट अभी हमने बताया दैट इज़ C3H4O3। अब फर्दर अब यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की उसमें जब ऑक्सीजन उतनी नहीं पहुंच पाएगी तो ये जो हमारे मसल सेल्स हैं इनमें क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ मॉडरेट, ना ज़्यादा ना कम। तो फ्रेंड ऐसी जो ब्रेकडाउन होता है ये होता है हमारे मसल सेल्स के अंदर। ये कब होता होगा फ्रेंड्स, ये होता है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कोई एक्सरसाइज कर लें या पूरे दिन में इतना खेल लें, जैसे आप कोई मान लीजिए क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, पूरा दिन भर क्रिकेट खेल रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो मसल सेल्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप ज़्यादा जल्दी ऑक्सीजन को उस टाइम ब्रीथ करने लगते हैं। तो आपके मसल सेल्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, बट उतनी ऑक्सीजन आपके मसल सेल्स तक नहीं पहुँच पाती है। क्या होता है कि उतनी ऑक्सीजन आपके मसल सेल्स तक नहीं पहुंच पाती है। तो उस ना पहुंचने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड। अब यही रीज़न है फ्रेंड्स, जो आपके मसल सेल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं तो वो इसी वजह से पड़ते हैं, इस लैक्टिक एसिड की वजह से, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ और लैक ऑफ O2 वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे दैट इज़ मॉडरेट, ना ज़्यादा ना कम। तो हमारे मसल सेल्स के अंदर का मैकेनिज्म ये रहता है फूड का ब्रेकडाउन का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और अब देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके से फूड हमारा ब्रेकडाउन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे हम अपनी बात, हमारे ह्यूमन बींग्स की बात। तो ये मेरा सेल है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब यहाँ पे ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन रहता है साइटोप्लाज्मा में, सबसे पहले मैंने बताया वो सेम है, पायरुवेट प्लस एनर्जी में ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ज़रूरत रहती है बहुत ज़्यादा है, और तभी इसको हम क्या कहते हैं, एयरोबिक। इस यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होती है दैट इज़ एयरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पे क्या ब्रेकडाउन होता है, वो वाटर प्लस CO2 एंड एनर्जी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी यहीं पे प्रोड्यूस होती है, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहता है। तो इस तरीके से हमारी एनर्जी जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे वाटर बनता है, CO2 और एनर्जी। तो ये जो ब्रेकडाउन होता है वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी
अब यहाँ पे समझते हैं कि ये जो एनर्जी है जो रिलीज़ हुई है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर कैसे होता है। अभी एनर्जी जो है कहीं स्टोर भी होगी, ये तो है नहीं उसी टाइम जो एनर्जी हमने प्रोड्यूस करी हम उसी टाइम उसका यूज़ कर लें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो वो स्टोर होती है फ्रेंड्स इस माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब इस माइटोकॉन्ड्रिया में फूड जा रहा है, साथ में क्या जा रहा है, O2 ऑक्सीजन। तो जब ये दोनों अंदर आते हैं, फ्यूज़ होते हैं या जुड़ते हैं फूड बनाने के लिए, तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब वो उस एनर्जी को यहाँ पे इस तरीके से रखता है, एनर्जी को स्टोर कराने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स एडीपीज। एडीपी क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये होता है एडोनिसिन डाइफॉस्फेट। मीन्स ए हुआ एडोनिसिन और डाई मीन्स यहाँ पे इसके साथ 2 फॉस्फोरस जुड़े होते हैं, तो इसे कहते हैं एडोनिसिन डाइफॉस्फेट। अब यहाँ पे प्रेजेंट है कुछ एलिमेंटल फ्री फॉस्फोरस भी, ठीक है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये क्या करते हैं, जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो एनर्जी को यहाँ पे एज अ थर्ड बॉन्ड यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ये फॉस्फोरस जाके वहाँ जुड़ गया और यहाँ पे इस बॉन्ड में क्या स्टोर हो गई फ्रेंड्स, एनर्जी। तो यहाँ पे स्टोर हो गई मेरी एनर्जी। और देखिए अब यहाँ पे 3 फॉस्फोरस आ गए हैं, तो ये क्या बन गया, अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बन गया ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी जाके यहाँ पे इस बॉन्ड की फॉर्म में सेव हो जाती है। फिर जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो दोबारा से क्या होगा, वो एडीपी अलग हो जाएगा और एलिमेंटल फॉस्फोरस अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वो एनर्जी फिर यूज़ हो जाएगी जब हमें ज़रूरत होती है, जब हम काम करते हैं, एक्सेसिव ऑफ वर्क हम जब करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये बॉन्ड्स टूटते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ मैकेनिज़्म है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सिस्टम है एनर्जी स्टोर कराने का, वो इस तरीके से रहता है कि हमारे यहाँ पे एडीपीज प्रेजेंट होते हैं और फ्री एलिमेंटल फॉस्फोरस। तो एडीपीज में 2 फॉस्फो, डाई मीन्स 2 फॉस्फोरस। तो जब इसमें ये जो फ्री एलिमेंटल फॉस्फोरस जुड़ते हैं तो यहाँ बॉन्ड क्रिएट होता है और इस बॉन्ड में एनर्जी स्टोर होती है। तो तभी हम फ्रेंड्स ये जो अब जहाँ ये जो एटीपी बन गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो बनता है मेरा, उसमें एनर्जी स्टोर होती है, उसे हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। तभी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है, अगर आप याद करना चाहें कर सकते हैं, C10H16 H5O13 P3। मेन मैकेनिज्म को समझिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस तरीके से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो स्टोर होती है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा मैकेनिज्म कि हम कैसे हम अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज यहीं पर जो हमारी एनर्जी है वो स्टोर रहती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। और ये जो एटीपी है इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ अ लाइफ। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे अब डिटेल में हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरीके से काम करता है प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन का, या कौन कौन से हमारे इसमें जो ऑर्गन्स हैं वो इसके साथ लिंक्ड अप है। अब हम जो जैसे ब्रीथ करते हैं तो हमें पता है वो कहाँ से करते हैं, हम अपना नोज़ से। तो नोज़ के अंदर क्या है, नेज़ल कैविटी। इस जो कैविटी को, दो जो नोज़ है मेरी, इसके अंदर की कैविटी को क्या बोलते हैं, नेज़ल कैविटी। तो नेज़ल कैविटी से हम ब्रीथ इन करते हैं, किसको ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को। तो वो अंदर यहाँ पे जाती है, मुंह से भी कई बार कर लेते हैं, तो वो यहीं जाके मिलनी होती है, तो यहाँ से फूड भी ट्रैवल करता है और मेरी ऑक्सीजन भी। तो जब दोनों इकट्ठे ट्रैवल करते हैं उस पार्ट को हम, उतने पार्ट को कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है फ्रेंड्स, फेरिंग्स। तो फर्दर अब मेरी ऑक्सीजन यहाँ पहुँची, तो यहाँ पे ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि कुछ ऐसा बॉक्स सा बना है, इसको कहते हैं हम फ्रेंड्स लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, मेरा साउंड बॉक्स, दिस इज़ अवर साउंड बॉक्स। लैरिंग्स के बाद अगर आप फर्दर देखें यहाँ पे ट्रैकिया, तो ट्रैकिया क्या है फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सी कार्टिलेज है, ठीक है, सी शेप्ड कार्टिलेज है। अब ये क्यों लगी है यहाँ पे सी शेप्ड कार्टिलेज, अब कार्टिलेज बोन है, क्यों लगी है, ताकि जब आप ब्रीद करें एयर को या एक्सेल करें तो ये आपस में कोलैप्स ना हो। तो उस कोलैप्स को रोकने के लिए इन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसी बोन लगा दी है, कार्टिलेज कहते हैं जिसको, और सी शेप्ड होती है, तो उससे ये कोलैप्स नहीं होती है। तो इस वाले को, एरिया को हम कहते हैं ट्रैकिया। तो यहाँ से एयर ट्रैवल करती हुई फिर अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई फर्दर। अभी 2 पार्ट्स में जो डिवीजन हुई है इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। अब ये 2 ब्रांचेज में हो गई, मीन्स ब्रोंकाई। फर्दर अगर आप इसकी ब्रांचेस देखें तो इतनी ज़्यादा हैं कि जो
फिर वर्ड हमारा चेंज होके क्या बन जाता है, ब्रोंक्यूल्स। क्या हो जाता है, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद आपकी एनर्जी पहुंचती है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर जो अंदर हैं, दीज आर एल्वियोली, ये हैं एल्वियोली। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि नोज़ में क्या होता है, दैट ऑक्सीजन रिच एयर इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज़। अब एयर जो यहाँ पे पहुँची है नाक के अंदर हमारे, वहाँ पे कुछ फाइन हेयर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो फिल्टर करते हैं आपकी एयर को या ऑक्सीजन को फिल्टर करते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल्स अंदर ना जा सके। उसके बाद कहाँ पहुँची एयर या ऑक्सीजन, वो पहुँची फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स एक कॉमन एरिया है जहाँ से फूड और एयर इकट्ठे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स है हमारा, इट इज़ द साउंड बॉक्स फ्रॉम वेयर साउंड इज प्रोड्यूस। उसके बाद एयर कहाँ ट्रैवल करके गई, ट्रैकिया में चली गई। ट्रैकिया में क्या है, सी शेप्ड कार्टिलेज है from where the air passes and enter into the lungs. Now it is a made up of cartilage so that it does not collapse. ये ट्रैकिया जो है किससे बनी है, सी शेप्ड कार्टिलेज से, ताकि ये कोलैप्स ना हो सके, ठीक है। जैसे बैलून फुलाते हैं तो बैलून की हवा जब निकलती है तो वो पूरा कोलैप्स हो जाता है, तो वो कोलैप्स ना हो सके तो इसलिए यहाँ पे सी शेप्ड कार्टिलेज है। उसके बाद है फर्दर जो डिवीजन हुई, दैट इज़ ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स फॉर द पैसेज टू लंग्स, ठीक है। तो लंग्स के अंदर भेजने के लिए 2 पैसेज दिए गए हैं, उनको बोलते हैं ब्रोंकाई। द सब डिवीजन इज कॉल्ड ब्रोंकाई। और ये ही ब्रोंकाई फर्दर जब बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है तो इसे कहते हैं हम ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंक्यूल्स। फिर पहुंची हमारी जो एयर थी या ऑक्सीजन थी, वो पहुंची लंग्स में। तो लंग्स के अंदर क्या होता है, एयर पासिस डिवाइसेज इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, ठीक है, एंड फाइनली रीच इनटू एल्वियोलाई। तो फाइनली एयर कहाँ पहुँची, इन एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई का क्या होता है फ्रेंड्स, इसे ही हमने डिटेल में स्टडी करना है। तो आगे हम स्टडी करते हैं कि एल्वियोली से जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स तक, हर एक सेल तक कैसे पहुँचती है। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मेन यहाँ पे एल्वियोली का है, उससे पहले का तो हमें पता लग गया कि कैसे एयर हमारी लंग्स तक पहुँचती है। तो फ्रेंड्स ये एल्वियोली क्या है, ये एल्वियोली का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, या कह लीजिए बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, ठीक है, जिनमें एयर पहुँचती है। तो आगे सेल्स तक कैसे पहुँचती है वो हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो दिस एल्वियोलाई इज़ अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ दिस एल्वियोलाई ये प्रोवाइड करते हैं सरफेस किसको, एक्सचेंज ऑफ गैस हो सके, मतलब कि O2 यहाँ से सेल्स में या ब्लड वेसल्स में जा सके और CO2 वो यहाँ से ले सकें और वापस बाहर छोड़ सकें। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कनेक्ट विद द ब्लड वेसल्स। अब ये जो एल्वियोलाई स्ट्रक्चर है ये किसके साथ कनेक्टेड है, देखिए ये देख रहे हैं आप, ब्लड वेसल्स के साथ। ये जो ब्लू वाली है मेरी, ये है आर्टरी, और दूसरी जो रेड वाली है फ्रेंड्स, ये है वेन। तो ब्लू वाली क्या है, वेसल्स, जिससे ब्लड आता है और आर्टरी में ब्लड आता है, और जो दूसरी वेन है वो ब्लड लेके जाती है, अनप्योरीफाइड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे इन ब्लड वेसल्स के थ्रू ही जो हमारी ऑक्सीजन है वो ट्रैवल होकर सेल तक पहुँचती है। देन ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड इन हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन RBC। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको भेजने के लिए क्या करना पड़ता है कि किसी रेस्पिरेटरी पिगमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है यहाँ पर हीमोग्लोबिन। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा दैट वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, वो है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है RBC में, रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट की। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ती है, जो ब्लड है हमारा दैट इज़ नॉट दैट मच सॉल्युबल कि वो ऑक्सीजन को ऐसे ही ले जा सके। तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है वो होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू, और हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब ब्लड वेसल्स O2 को ले जाएंगी सेल्स तक, बट कैसे ले जाएंगी ना, O2 इज़ नॉट दैट मच सॉल्युबल, तो कैसे डिज़ोल्व होगा यहाँ पर। तो जो O2 है वो इतना सॉल्युबल नहीं है कि वो ब्लड में मिक्स होकर चला जाए। तो यहाँ पर ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो उसके थ्रू हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारी ऑक्सीजन है वो हर एक सेल तक पहुंचती है। नाउ ब्लड ऑल्सो ब्रिंग्स बैक CO2 फ्रॉम द सेल्स एंड रिलीजेज इनटू एल्वियोलाई। तो ये कैसे करता है, अब CO2 को कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि CO2
जो है दैट इज़ वाटर सॉल्युबल। क्या है CO2? CO2 इज़ वाटर सॉल्युबल, सो इट इज़ ईजिली मिक्सड इन ब्लड, तो वो ईजिली मिक्स हो जाता है ब्लड में एंड कम्स आउट टू एल्वियोलाई। एंड एल्वियोलियाई से कैसे बाहर होता है ये हमें पता है कि एल्वियोलियाई से वो ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से होता है बाहर वो हमारे नोज से बाहर चला जाएगा। The CO2 from alveoli passes to bronchi, then to trachea and throat. Finally passes out through nose. Now, वही चीज़ that CO2 is water soluble, so it gets easily mixed in the blood and comes out easily. और जो CO2 कैसे बाहर आता है वो आता है डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो मेन है यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस। CO2 बाहर आता है डिफ्यूजन प्रोसेस से, लेकिन जो O2 जब अंदर जाता है उसे ज़रूरत है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की, दैट इज़ हेमोग्लोबिन। तो दीज टू टर्म्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट वाइल डिस्कसिंग दिस एल्वियोलाई। नाउ यहाँ से अभी हमने स्टडी करा था कि ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल होकर ये सेल्स तक पहुँचता है। सेल्स के अंदर का मैकेनिज्म था हमने जो पीछे स्टडी किया, दैट माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। यहाँ पे क्या पहुँचा, यहाँ पे पहुँची O2 इधर से। पीछे हमने स्टडी किया था कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, तो फूड यहाँ पे ग्लूकोज है। तो ये मेरा ऑक्सीजन आया और ये ग्लूकोज आया। तो अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये डिफ्यूज़ होके या मिक्स होके क्या बनाएगा, ये बनाएगा एनर्जी। तो कैसे बनाएगा, अभी हमने पीछे से पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या मैकेनिज्म रहता है कि वहाँ पे प्रेजेंट है ADPs एंड फ्री एलिमेंटल फॉस्फोरस। तो ये जो ADP है मीन्स एक एलिमेंट एडिनोसिन का और 2 फॉस्फोरस के, उसे कहते हैं हम एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो इसके साथ क्या होगा, ये जो तीसरा एलिमेंटल फॉस्फोरस है ये यहाँ पे जुड़ेगा, एक बॉन्ड क्रिएट होगा। तो इस बॉन्ड में क्या स्टोर होती है, एनर्जी। इस बॉन्ड में ही स्टोर होती है एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर हुई तो ये क्या बन गया, आप देखिए 3 फॉस्फोरस आ गए हैं, तो ये क्या बना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फोरस। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी एनर्जी स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो ये अभी हमने पूरा मैकेनिज्म पीछे फर्दर पढ़ा है, तो ये यहाँ पे इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फर्दर। चलिए, अब हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी इन ह्यूमंस ख़त्म हो गया है, बहुत ही सिंपल था। अब हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, या कह लेते हैं कि गैसेस एक्सचेंज जो होता है प्लांट्स में वो कैसे होता है। तो चलिए, तो जो गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में होता है वो इस तरीके से होता है, या तो सबसे पहले वो देख लीजिए रूट्स के थ्रू होता है, सरफेस ऑफ रूट्स। तो पहले होता है वो सरफेस ऑफ रूट्स के थ्रू, कुछ हमारा जो ऑक्सीजन है या CO2 है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, मतलब CO2 अंदर लेगा, प्लांट जो होता है वो CO2 लेता है अंदर और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे उनके रूट्स के थ्रू भी ये गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। दूसरा वो कहाँ से होता है, स्टोमेटा के थ्रू। ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट होता है आपकी लीव्स के ऊपर, कुछ ये टाइनी पोर्स होते हैं आपकी लीव्स पे, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज किया जाता है। स्टोमेटा यहाँ पे O है। नाउ तीसरा कहाँ से होता है, लेंटिकल्स। अभी लेंटिकल्स क्या है फ्रेंड्स, ये है हमारा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। पहले स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्टोमेटा है हमारा, ये हमारे जो लीव्स के ऊपर हैं कुछ पोर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये गार्ड सेल्स हैं, ये दो गार्ड सेल्स हैं यहाँ पे। ये जो प्रेजेंट है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसके बाहर से ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप ये थिक वॉल है। अब ये स्टोमेटा क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज के लिए खुलता है और बंद होता है। तो ये ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे क्लोज्ड स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये स्टोमेटा बिल्कुल बंद है। तो ये जो दो यहाँ पे ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है ये, इनको बोलते हैं हम गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, आपके स्टोमेटा को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। दूसरा है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स क्या है फ्रेंड्स, ये हैं टाइनी पोर्स, किस पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेम पे। लीफ की जो स्टेम होती है, जैसे ये एग्जांपल है यहाँ पर स्टेम, तो ये होते हैं जो पोर्स बने हैं ये होते हैं लेंटिकल्स। तो इनसे भी कुछ गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो चलते हैं फर्दर स्लाइड पर, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं अपना रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में एनर्जी कैसे बनती है, फूड से, अब वो जान लेते हैं। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, हमें पता है, ठीक है। जो इनका रेस्पिरेशन का प्रोसेस रहता है उस दौरान ये क्या लेते हैं फ्रेंड्स, ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे ये क्या लेते हैं, यहाँ पे ये CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। बट यहाँ पे उल्टा है। रेस्पिरेशन के केस में फ्रेंड्स ये ऑब्जर्व करते हैं ऑक्सीजन को एंड यूज़ इट विद द ग्लूकोज। ग्लूकोज जो उनका फूड होता है उसके साथ यूज़ करते हैं, क्रिएट क्या बनाते हैं, CO2, वाटर एंड एनर्जी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्पिरेशन का इक्वेशन है कि जो फूड है, रेस्पिरेशन में यही होता है कि जो फूड आया होता है और ऑक्सीजन पहुँची होती है सेल्स तक, वो फ्यूज़ होके क्या बनाते हैं यहाँ पे, CO2
H2O एंड एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी बनती है। अब ये एनर्जी जो है प्लांट्स के केस में कैसे यूज़ होती होगी, ग्रोथ के लिए यूज़ होती होगी एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी हमारी ग्रोथ के लिए यूज़ होती है। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज अ रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये देखिए रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है ये। अगर इसको उल्टा कर दें CO2 + H2O, तो ये उल्टा क्या बनाता था हमारा CO2 और H2O, क्योंकि CO2 वो लेता था अपनी बाहर से और H2O अपने रूट से लेता था। तो हमें पता है, हमने पीछे फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है कि CO2 और वाटर क्या बनाते हैं, हमारा फूड बनाते हैं, और ऑक्सीजन वो एयर में रिलीज़ कर देता था। बट यहाँ पे रेस्पिरेशन के केस में ये उल्टा है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये क्या होता है, रेस्पिरेशन के केस में O2 अंदर लेता है, और जो फूड पहुँचा होता है वहाँ तक, उसके लीव्स तक या सेल्स तक बना होता है फूड, वो अब क्या करेगा, जब इकट्ठे मिलेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं, वाटर एंड प्लस एनर्जी बनाते हैं वो। तो इस तरीके से जो प्लांट्स का प्रोसेस रहता है एनर्जी बनाने का, वो ये रहता है, वो उल्टा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइट एनर्जी जो लेता है लीव्स, ठीक है। तो इस लाइट एनर्जी और जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में, वहाँ पे वो फूड प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है। अब फूड प्रिपेयर करने के लिए साथ में उसे ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन वो रात में ऑक्सीजन, अब देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, रात में ऑक्सीजन लेता है, ये रात में ऑक्सीजन लेता है और CO2 को बाहर छोड़ता है, ठीक है। तो रात में इनका प्रोसेस रहता है ये फूड या एनर्जी प्रिपेयर करने का। बट ये दिन में इनका प्रोसेस किस चीज़ का रहता है, दिन में देखिए कि CO2 अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं बाहर, ठीक है। तो दिन में यहाँ पे लाइट एनर्जी लेते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं, ये अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन जिस फूड से एनर्जी कैसे निकालनी है, वो ये प्रोसेस रात में करते हैं, ठीक है। तो रात में देखिए कैसे करते हैं, रात में ये O2 लेते हैं, तो ये डिफ्यूज़ होकर आपकी क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है। तो इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि रात के टाइम में ये करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और दिन के टाइम में ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस इनका क्या होता है, सबसे ज़्यादा रहता है, वो है दिन में सनलाइट की प्रेजेंस में। लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है, एनर्जी कैसे आपको बनानी है उस फूड से, तो वो ये रात में करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो रात में हमें कभी भी प्लांट्स के नज़दीक नहीं जाना चाहिए इतना, क्योंकि वो CO2 उस टाइम रिलीज़ कर रहा होता है। लेकिन हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ना यहाँ पे कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट से, कुछ क्वेश्चंस ये डिस्कस कर लेते हैं हम। तो वो क्या रहते हैं मेरे, कि वाई एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पायर फास्टर। तो जो पानी में रहने वाले जैसे फिशेस हैं, वो क्यों इतनी जल्दी ब्रीथ करती हैं, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन इतना सॉल्युबल नहीं रहता, ऑक्सीजन इज़ नॉट दैट मच सॉल्युबल, ठीक है, इतनी ज़्यादा प्रेजेंस नहीं रहती है। तो अब उनको जल्दी तैरने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो वो क्या करते हैं, तो जल्दी ऑक्सीजन को वो ब्रीथ कर रहे होते हैं, ताकि ज़्यादा वो ऑक्सीजन ले सकें पानी में से। तो इसीलिए एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं पानी के अंदर ज़्यादा जल्दी रेस्पायर करते हैं। सेकंड है यहाँ पे एक्सप्लेन द रेस्पिरेशन इन ज़ेरोफाइट्स। अब ये ज़ेरोफाइट्स फ्रेंड्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके जो डेजर्ट में आपके प्लांट्स होते हैं, वो होते हैं हमारे, कौन से प्लांट्स होते हैं सभी को पता होगा, डेजर्ट्स में आपके जो प्लांट्स रहते हैं उन्हें हम कहते हैं कैक्टस। तो ये जो कैक्टस होते हैं फ्रेंड्स, इनका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस रहता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। क्यों रहता है डिफरेंट, जानते हैं यहाँ पर। तो जो कैक्टस, अब आपको पता है डेजर्ट्स में इतनी ज़्यादा वहाँ पे धूप होती है, या कह लीजिए इतनी ज़्यादा हीट होती है, कि उससे क्या होता है कि अगर वो जो कैक्टस हैं या ज़ेरोफाइट्स हैं, अगर वो दिन में अपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए अपने पोर्स खोलें, हमें पता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है स्टोमेटा के थ्रू, अगर स्टोमेटा के पोर्स खुलेंगे दिन में, तो ज़्यादा वहाँ पे उनका वाटर लॉस हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट है वहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो दिन में डे टाइम में अपना जो डे टाइम है उसमें वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करते हैं। क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करते हैं ये दिन में। ये कब करते हैं, ये करते हैं रात में, नाइट में। तो इनका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस रहता है वो रात में रहता है, तभी वो स्टोमेटापोर्स अपने खोलते हैं रात में, क्योंकि ताकि उस टाइम उनका वाटर लॉस ना हो सके। फिर वो दिन में क्या करते होंगे फ्रेंड्स, तो वो डे टाइम में फ्रेंड्स क्या करते हैं, डे टाइम में वो अपने सनलाइट को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, और फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो दिन में सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। दिन में वो अपना फूड बना लेते हैं, और रात में क्या करते हैं, अपनी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इससे क्या होता है कि उनका वाटर लॉस नहीं हो पाता है, कम वाटर लॉस होता है।
चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब हमें बताया ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहता है दैट इज़ लंग्स, ये हमें सभी को पता है। लेकिन जो फिश होती हैं उनमें कौन सा होता है, या एक्वेटिक एनिमल्स उनमें होते हैं गिल्स, ठीक है। तो अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए फ्रेंड्स, सबसे पहले लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। तो देयर शुड बी अ लार्ज सरफेस एरिया। सेकेंड क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, दैट अ थिन परमिएबल मेम्ब्रेन, थिन परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब जैसे ह्यूमंस में थिन परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ होनी चाहिए, जहाँ पे एल्वियोलिया है। एल्वियोलिया के केस में थिन परमिएबल मेम्ब्रेन होने के कारण क्या होगा कि इजी डिफ्यूजन होएगा गैसेस का, O2 अंदर जाएगी सेल्स में और या ब्लड वेसल्स में, और वहाँ से CO2 को अपने अंदर लेगा बाहर निकालने के लिए। तो वहाँ पे एक थिन परमिएबल मेम्बर होनी चाहिए फॉर द इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तीसरा है एबंडेंट ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए, अबंडेंट ब्लड सप्लाई। तो अबंडेंट ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए ताकि उतनी जल्दी ऑक्सीजन को भेज सकें, उतनी जल्दी भेज सकें और उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन को हम सेल्स तक पहुंचा सकें। तो ये था फ्रेंड्स आपका रेस्पिरेशन वाला पार्ट। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपके कंसेप्ट्स। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए थैंक यू। हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारी इस चैनल को आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस साल बढ़िया बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सकें। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है इसी लाइफ प्रोसेस में। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।